छठा परिच्छेद आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी को आज हम देखने वाले हैं। भैया इसका एनोटेशन बंद कर दीजिए, एक बार पेन चलना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके ओके, शुक्रिया, डिसेबल कर दिया, धन्यवाद। चलिए, स्क्रीन पर आपको यह दिख रहा होगा। छठा, सातवां, आठवां, 3 परिच्छेद आज हम बात करेंगे। देखिएगा, छठा, विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा। किसे कहते हैं परीक्षा? तो इस संदर्भ में आचार्य भगवान हमारे सामने उपस्थित करते हैं यह प्रसंग, यह परिभाषा कि विरुद्ध, परस्पर में विरोधी, ऐसा लगेगा सुनते समय कि ये अलग है और ये बिल्कुल इससे विपरीत है। तो ऐसे विरुद्ध नाना युक्तियों के, युक्ति माने हेतु, कारण, मीमांसा जिसको हम कहेंगे, तो नाना विविध, विरुद्ध विविध प्रकार की युक्तियों को सुनकर के उसमें से कौन युक्तियां बहुत प्रबल दावेदार हैं और कौन बहुत दुर्बल कड़ियां है। दुर्बल माने वीक, बहुत ज्यादा कमजोर, कि इसको हम नहीं मान सकते, ये कोई युक्ति नहीं हुई, या इस युक्ति में, इस हेतु में कोई दम नहीं लग रहा है, ऐसी इसके युक्तियों के प्रबलता और दुर्बलता का अवधारण करने के लिए, अवधारण माने निश्चय करने के लिए, प्रवर्तमानो विचार, जो भी विचार प्रवृत्त हुए हैं या जो विचारों की एक श्रृंखला प्रवर्तित होती है, उसी विचारों की श्रृंखला को परीक्षा कहा जाता है। फिर से एक बार हम लोग परीक्षा की परिभाषा देखने वाले हैं। आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखते चलिएगा और मेरे ख्याल से ये बहुत आसान विषय है, समझ में आना चाहिए। देखिए, विरुद्ध मतलब एक दूसरे के विपरीत नाना युक्तियों से प्रबलता और दुर्बलता का निश्चय कराने वाले जो भी विचार प्रवृत्त होते हैं, उन विचारों की ही परीक्षा कहते हैं। किसी भी वस्तु की परीक्षा बिना किए तो हम उसको ना तो ग्रहण कर पाते हैं, ना उसका त्याग कर पाते हैं। जैसा कि चड़ालाकार जी ने कहा है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कही। गुण हो चाहे दोष हो, उनको जब तक जांचते नहीं है, परखते नहीं है, तब तक ना उनका ग्रहण संभव है, ना उनका त्याग संभव है। किसी भी पदार्थ को ग्रहण और त्याग करने की एक मनुष्योचित या स्वभावोचित स्वाभाविक बात है। हम सभी रागी द्वेषी हैं, राग द्वेष से अभी हमारा पिंड नहीं छूटा हुआ है। तो जब तक हमारे अंदर राग द्वेष के संकल्प विकल्प होते रहेंगे, तो किसी न किसी वस्तु को हम ग्रहण करने का भाव बनाएंगे, किसी न किसी वस्तु को छोड़ने का भाव हमेशा हरदम करते रहेंगे। तो ऐसे में जिन वस्तुओं को ग्रहण करने के भाव हो रहे हैं या किन्हीं वस्तुओं को छोड़ने के भाव हो रहे हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई युक्तियां जरूर होंगी, उनके पीछे कोई ना कोई तर्क काम जरूर कर रहा होगा, हेतुवाद वहां कोई ना कोई पुरस्सर जरूर रहा होगा। तो ऐसे में कौन सी वे युक्तियां हैं जो प्रबल दावेदार के रूप में सामने आती हैं, या कुछ ऐसे कमजोर भी युक्तियां हैं जिनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, नहीं ये तो नहीं हो सकती कोई बात, है ना, उसको हम टाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो जब इस तरीके के विचारों की, चिंतन की एक प्रवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होगी, तो उस प्रवृत्ति को ही परीक्षा के अंतर्गत लिया जाता है, उसी को परीक्षा कहा जाता है। देखो, विरुद्ध क्यों लिखा? क्योंकि वस्तुओं के बारे में हम दो ही चीजें जानते हैं, एक या तो अच्छी होगी या फिर बुरी होगी। वस्तु अच्छी है कहते समय उसकी अच्छाइयां दिखाई देंगी, वस्तु बुरी है ऐसा कहते समय उसकी बुराइयां दिखाई देंगी। तो जो अच्छाइयां हैं और जो बुराइयां हैं वे परस्पर विपरीत होंगी, परस्पर विरोधी होंगी। इसलिए ये बात हमें समझ लेनी चाहिए
कि जो भी हमारे सामने पक्ष होंगे वे दोनों भी परस्पर विरोधी जरूर होंगे, वस्तु को ग्रहण करने के लिए या वस्तु को त्यागने के लिए। जो भी वस्तुओं में नाना विकल्प उत्पन्न होंगे वो परस्पर विरोधी होंगे। अच्छे होंगे तो हम ग्रहण करने का भाव बनाएंगे, यदि बुरे होंगे तो उसको छोड़ने के भाव बनाएंगे, लेकिन होंगे जरूर वो परस्पर में विरोधी। ठीक है, तो इसी के प्रवृत्त हुए विचारों को परीक्षा कहा जाता है। जैसे ये परीक्षा किस तरीके से होती है, इस संदर्भ में आगे और लिखा गया है। सा खलु एवं चेत, संधि है यहाँ पर, थोड़ा सा संधि की ओर ध्यान दीजिएगा। सा खलु एवं चेत एवं स्यात्, एवं चेत एवं न स्यात् इति एवं प्रवर्तते। बहुत सुंदर, कितना सटीक वर्णन किया है। देखो ये परीक्षा कैसे होती है, तो आगे पद्धति दी गई है। क्या पद्धति दी है, एवं चेत एवं स्यात्, यदि ऐसा ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक, और दूसरा पक्ष क्या दिया उसका विरोधी, यदि एवं चेत एवं न स्यात्, यदि ऐसा है तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। खलु निश्चय से, सा का सा परीक्षा, वह परीक्षा, एवं चेत एवं स्यात्, और एवं चेत एवं न स्यात्, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, और यदि इसके विपरीत ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इति एवं विचारः परीक्षा वा प्रवर्तते, इस तरीके से विचार या परीक्षा की पद्धति प्रवृत्त होती है। इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जल्दी समझ में आए। मान लो कि सूर्य उग चुका है या नहीं, अभी तक सूर्योदय हुआ है कि नहीं, इसका हमें निर्णय करना है। तो हम यूं कहेंगे, देखो भैया सूर्योदय हो चुका होगा तो अंधेरा छट गया होगा, पूरब में लालिमा फैली होगी, कहीं आजू बाजू में सरोवर होंगे तो वहां कमल खिल रहे होंगे, सूरज को देख करके कमल खिलते हैं। तो ऐसी यदि परिस्थितियां हमारे सामने दिखती हैं तो हम कहेंगे निश्चित तौर से सूर्योदय हो चुका है, भले बादल छा गए हो। ठीक है, अभी इतने स्पष्ट रूप से हमें सूर्य के दर्शन ना हो पा रहे हो किसी वजह से, या हम ऐसी कहीं किसी गुफा में से गुजर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी है, सुरंग है, गुफा है, या किसी ऐसे जंगल में से कहीं गुजर रहे हैं, हाँ, जहां हमें सूर्य प्रकाश साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में हम अनुमान करेंगे, देखो कुछ वनस्पतियां अभी जागृत हो रही हैं, हाँ, देखो कमलों की सुगंध आना शुरू हो गई है, या निश्चित तौर पे आजू बाजू में सूर्योदय हो चुका होगा। या और भी अलग आ सकता है अंदाजा, मान लो हम कहीं ऐसे हिमाच्छादित या किसी पर्वताच्छादित या पर्वतों की श्रृंखला में कहीं है, और सूर्योदय हुआ है कि नहीं इसका अंदाजा सही से नहीं लग रहा है। कैलेंडर में लिखा हुआ है आज का सूर्योदय तो 5:45 पे होने वाला था, लेकिन अभी दिख रहा है आसमान में तो सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा है, बदलियां छाई हुई है, तो हो चुका है कि नहीं हो चुका है, तो इसका हम अंदाजा करेंगे। ऐसा ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब होना चाहिए, और ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कोई और भी उदाहरण ले लीजिएगा, है ना। हाँ, यदि कहीं आप गए हुए हैं नई जगह पर, और आपको किसी ने कहा था कि ऐसा ऐसा यदि आपको दिखाई दे तो आप पक्का मान के चलना वो वही जगह है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो हम जांच परख करना शुरू कर देते हैं, हाँ उन्होंने कहा था वैसा ही यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसा उन्हें कहा था वैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब हम सही जगह पर पहुंच चुके हैं। और उन्होंने तो कहा था ऐसा 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 दिखाई देगा आपको, लेकिन यहाँ तो कुछ भी एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब या तो हम उस जगह नहीं पहुंचे हैं या हम कहीं गलत और जगह पर आ चुके। देखो ये परीक्षा हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। हाँ, तो इसी को परीक्षा कहते हैं, एवं चेत एवं स्यात्, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ,
कोई भी बात आप लगा लीजिए, किसी भी तरीके से लगा लीजिएगा, है ना। हाँ, कोई सिद्धांत को लेकर के भी हम बात कर सकते हैं। देखो, इसमें चेतना पाई जा रही है, इसमें चेतना अभी भी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अभी यह मृत नहीं हुआ है। इसके लक्षण ये बतला रहे हैं कि इसमें अभी जीवित अवस्था मौजूद है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का व्यापार हो रहा है, बुद्धि के द्वारा वो कोई सवाल जवाब भी कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो हम भी बहुत बार परीक्षा करते हैं इस तरीके की। हाँ, यदि ऐसा ऐसा दिख रहा है तो डॉक्टर भी कहते हैं अभी देख लो। हाँ, किसी तरीके से कैसी परीक्षा होती है, अभी कोरोना का दौर चल रहा है, महामारी सर्वत्र अपना बिल्कुल बहुत खतरनाक एक तरीके का मंजर दिखा रही है। ऐसे में इसके लक्षण बताए जाते हैं। पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए ये लक्षण है। और ऐसे में हम परीक्षा कैसे करते हैं? देखो भैया, सर्दी तो नहीं हुई, नहीं। बुखार तो नहीं आया हुआ है, नहीं। खांसी कैसी है? खांसी बहुत तेज तो नहीं चल रही है, नहीं 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 नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको कोरोना नहीं हुआ है, आपको किसी वायरस से आप ग्रसित नहीं है। हाँ, और यदि ऐसा है, आपको बुखार आया था क्या? अच्छा, ठंड भी लग रही है आपको, ठंड बुखार है, अच्छा। सर्दी, हाँ हाँ, थोड़ी सी नाक भी कल से बह रही है, अच्छा। और खांसी, हाँ, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी खांसी भी आ रही लगातार से, अच्छा। तब तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, आपको चेकअप करा के आना चाहिए आपको। बिल्कुल, वो जो किट होता है ना, कोरोना की किट होती है एक, तो उसमें आप वहां सेंटर पर जाकर के जांच करके आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? परीक्षा कर रहे हैं, है ना। हाँ, यदि मान लो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को भी माँ कहती है देखो कल बेटा अंग्रेजी का पेपर है, तुमने ये सब कुछ पढ़ दिया? हाँ पढ़ लिया है माँ। तो कहती है बताओ ये आता है क्या? ये नहीं आता है। तो माँ तुरंत जान लेती है कि तुमने अभी पढ़ाई नहीं की है ना। परीक्षा तो होती ही होती है। गृहिणियां भी किचन में कितनी सारी परीक्षाएं करती है, समय 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 पर, बिल्कुल। हाँ, कुकर में लगी हुई 3 सीटियां हुई कि नहीं हुई? 3 सीटियां हुई तो वो कहती है कि हाँ 3 सीटियां हुई है, तो अंदर का चावल और दाल पक गया है ना। और यदि 3 सीटियां नहीं हुई है तो देखो पक्का है, अभी चावल नहीं पका होगा, कहती है कि नहीं। गृहिणियां भी परीक्षा करती है इसी तरीके से। मान लो कुकर नहीं है तो क्या करती है? फिर किसी पतीली में या भगोने में रखती है, बर्तन में रखती है चावल, और फिर ढक्कन रखती है, वो धीरे से थोड़ी सी ही देर में बजने लग जाता है ऐसे, और फिर आवाज आने लगती है उसमें से, थोड़ी थोड़ी भाप भी निकलने लग जाती है ना। हाँ हाँ, यही देखकर तो किसी बच्चे ने शायद मेरे ख्याल से जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जिन्होंने भाप से बनने वाले इंजन का शोध लगाया, ईंधन की खोज की, है कि नहीं। भाप को भी ईंधन बनाया और उससे चलने वाला दुनिया का पहला इंजन डेवलप हुआ। रेल का इंजन बनाया था उनने। हाँ, पानी को गर्म किया जाता था और उसके भाप से इंजन चलता था। तो देखो, बहुत बड़ी बात होती है, उस भाप में भी बहुत ताकत होती है, बहुत सारी। तो क्या कर देती है माता बहने, बिल्कुल चावल जो पतीली में रखा हुआ है, उसको जैसे ही वो आवाज आने लगती है, कोई एक उसमें से दाना ले लेती है और उसको दबा के देख लेती है, हाँ ये थोड़ा सा कच्चा है, अभी इसको थोड़ी देर और 2 मिनट रखना चाहिए। और थोड़ा सा, थोड़ी 5 मिनट बाद देखती है, हाँ बिल्कुल मुलायम सा हो गया, ये भात पक गया है, चावल पक गए हैं। तो इस तरीके से परीक्षा तो करती है, हर जगह परीक्षा करनी पड़ती है हमको तो, है ना। हाँ, परीक्षा के बिना कोई भी कदम बढ़ाया नहीं जा सकता। और आपको साध्य की ओर पहुंचना है, आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आप परीक्षा करते रहें। और परीक्षा कैसे करी जाती है? परीक्षा कैसे की जाती है? तो परीक्षा की जाती है लक्षणों की जांच और परख से। लक्षण मालूम होना चाहिए हमें सही सही, है ना। कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज के लक्षणों को देख करके उसका निदान करता है, उसका इलाज करता है। तो डॉक्टर परीक्षा तो जरूर करेगा ना आपकी। आपको कुछ डायग्नोस्टिक भी करने को बोलेगा, कुछ डिटेक्टिव चीजें दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आपको कहेगा आप ये परीक्षा करके लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये इतनी सारी चीजें करके आ जाओ। आपने कुछ भी बताया डॉक्टर को, तुरंत एक पर्ची बना के देता है वो, है ना। हाँ, इतनी सारी जांचें करा के आएगा। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं?
जो आप समझ रहे हैं वो बीमारी आपको हुई है या नहीं हुई है, इसकी परख के लिए परीक्षा जरूर करता है। और उसी से वो लक्षणों को देख करके ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारी सलाह है कि आप ये मान लीजिए 2-4 दिन हमारी ये दवाइयां ले लीजिए। और आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, देखिए बहन जी, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके सामने है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ी सी भ्रम हो चुका है, इसलिए आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, वायरल थोड़ा सा है, आप ये दवाई ले लीजिए, 2 दिन में ठीक हो जाए। देखो उसने क्या किया, एवं चित एवं स्यात्, एवं चेत एवं न स्यात्। इस तरीके से क्या होती है, परीक्षा हुआ करती है। आई बात सबको समझ में? हाँ, बहुत सारे उदाहरण दिए आपको। हाँ, घर गृहस्थी के उदाहरण है, लौकिक जीवन के उदाहरण है, और मैं समझता हूँ कि ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। आया है विषय, परीक्षा कैसे होती है समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। अब आपकी भी परीक्षा लेने की घड़ियां आ ही रही है। हाँ, तो एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। अब आपकी परीक्षा भी इसी तरीके से संपन्न होगी। आपने इतने सवालों के जवाब दिए तो आप पास हैं, और इतने सवालों के जवाब दिए तो आप बिल्कुल भी पास नहीं है। इस तरीके से परीक्षा होती रहेगी। ठीक, समझ में आ गया होगा विषय। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने एक निवेदन छोटा सा किया है, आज रेंज थोड़ी गड़बड़ है। आप अपने वीडियो सभी लोग जो बाद में जुड़े हुए हैं बंद कर सकते हैं इस वक्त, और एक कोई वीडियो जिसमें मुझे पता चल जाए कि हाँ मतलब आवाज जा रही है वगैरह, एक पर्याप्त है वीडियो, बाकी सब अपने वीडियो बंद कर लीजिए, ताकि नेटवर्क की हमारे साथ कोई परेशानी समस्या ना हो। चलिए। जी भैया, मैं जुड़ा हुआ हूँ, अगर कोई समस्या होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ आलोक भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा था कि आप थोड़ी देर में होंगे या भैया नहीं मेरे होंगे, साथ मेरे पास इसीलिए मैंने। महाराज श्री भी बैठे हैं। अच्छा, कौन? आचार्य श्री विराट हमारा सागर जी महाराज नमोस्त। के संग श्री मुनि श्री बिरंजन सागर जी हैं। अच्छा, हमारी तरफ से नमोस्तु कहिएगा, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशीर्वाद बोल रहे हैं महाराज श्री। बहुत बहुत नमस्ते, हमारे परिवार की ओर से भी बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। आपके कुशल महाराज जी रत्नत्रय कह रहे की हैं कि कामना बहुत अच्छा करते हैं। पढ़ा रहे हैं। तो महाराज जी हमें कल भी और जितना आज भी हम बनता 2 दिन है से हम। लगातार देख रहे हैं कक्षा। अच्छा पूरे अच्छा, 1 घंटे हम यहीं बैठे हैं, चलिए अभी तक हमारी आपका ओर क्लास। से निवेदन कीजिएगा कि हमें कुछ ज्यादा नहीं आता है, कोशिश कर रहे हैं बस। बच्चे हैं। यदि कोई त्रुटि होती है तो महाराज जी साहब जरूर हमें दिशा निर्देशन करें, जरूर। अ, चलिए, बहुत ये तो आज तो अलभ्य लाभ हुआ। आज हमारे सिद्ध क्षेत्र के भी दर्शन हुए, और आज सायं बिल्कुल लाइव क्लास में मुनि महाराज जी के आशीर्वाद मिल रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। नमोस्तु भैया गुरुदेव, नमोस्तु 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 नमोस्तु। आपके मंगल रत्नत्रय की साधना की हम कामना करते हैं, और भावना भाते हैं कि आपकी साधना बहुत ऊंचाई तक पहुंचती रहे, बिल्कुल निर्विघ्न होती रहे। हमारा ये श्रवण संस्कृति परिवार है, और स्वाध्याय की श्रृंखला में बहुत न्याय जैसे कठिन विषय वस्तु को समझने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी परिवारजनों की ओर से महाराज जी के चरणों में सादर बारंबार बारंबार प्रणति निवेदित करता हूँ। महाराज श्री, हमारा ये न्याय प्रेमियों का परिवार है, आपके चरणों में बारंबार बारंबार प्रणाम करता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सभी को आशीर्वाद कह रहे हैं भैया। शुक्रिया आलोक भैया जी, आपके माध्यम से हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी भैया। परिच्छेद यहाँ पर पूरा हो जाता है, और 7वें परिच्छेद की ओर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, बिल्कुल सरल विषय वस्तु है। अब तक जैसा कि शास्त्रकारों की प्रवृत्ति रही है, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा, तो तीनों के भी लक्षण, उद्देश्य की भी परिभाषा बतलाए हैं पूज्यवर अभिनव धर्मभूषण यति जी, और इसके पश्चात लक्षण की भी बतलाए हैं। लक्षण की बतलाते समय
अन्य मतावलंबियों के भी जो लक्षण की परिभाषाएं उन्होंने बनाई थी वो किस तरीके से युक्ति संगत नहीं थी, न्याय संगत नहीं थी, और तीनों भी दोष किस तरीके से उनके इस लक्षण में समाविष्ट हो रहे थे, इसको देख करके उसको दूर कर, उसको निराकरण कर, हमारी ही अपनी परिभाषा जो जैनाचार्यों ने की है वो किस तरीके से बिल्कुल सशक्त है, वो किस तरीके से बिल्कुल निर्दोष है, यह भी सिद्ध करके आया है। तात्पर्य ये हुआ कि अन्य के द्वारा किए गए लक्षण के खंडन करके अपने द्वारा, अपने मतलब अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा जो स्वीकृत लक्षण है वो किस तरीके से महिमा मंडित है, इसको बतलाते हुए आचार्य भगवान आगे बढ़े। और अभी अभी जो तीसरा एक पदार्थ बचा हुआ था परीक्षा नामक, उसके संदर्भ में भी यहाँ अच्छी से बात छठे परिच्छेद में संक्षेप में की है। बिल्कुल अब हम इसका समारोप करते हैं आज यहाँ पर। सातवां परिच्छेद देखिएगा, प्रमाण नययोः अपि उद्देश्यः सूत्र एव कृतः। यहाँ संधि देखिएगा, प्रमाण नययोः, प्रमाण और नय इन दोनों का उद्देश्य कथन करने का संकल्प, या क्या कहते हैं हम लोग उसको, ग्रंथकार के द्वारा की जाने वाली प्रतिज्ञा, सूत्रे एव कृतः, प्रारंभिक सूत्र में ही कर दी गई थी बात। प्रमाण नयैरधिगमः, यह सूत्र वाक्य हम लोग महाशास्त्र तत्वा सूत्र जी के प्रारंभिक अध्याय से देखकर आ चुके हैं। लक्षणम इदानीम निर्दिष्टव्यम, अब वह जो प्रमाण और नय ये दोनों भी हमारे लिए उद्देश्यभूत थे, तो उनका अब समय आ चुका है कि हम इस ग्रंथ का प्रारंभ करें। और इदानीम इस वक्त संप्रति काले तस्य लक्षणम निर्दिष्टव्यम, तस्य कस्य, प्रमाणस्य अपि नयस्य अपि, प्रमाण नययोः लक्षणम इदानीम निर्दिष्टव्यम इति अत्र आचार्यस्य अभिप्रायः वर्तते। तो यहाँ पर अब आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि इनका लक्षण अब हम निर्देश करने का वक्त आ चुका है और उसके बारे में कुछ संकेत करेंगे। चलिए, बहुत सरल बातें हैं। जहां कहीं भी आपको शंका सी लगती है, आप अपने हाथों में पेंसिल पेन लेकर बैठे होंगे, आपको कुछ भी ऐसा लगता है रिमार्केबल कि ये नहीं समझ में आया, अंत के 10 मिनट में आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं इसी परिच्छेद को पूरा करते हुए, परीक्षा च यथोचित्यम भविष्यति। पहले हम लक्षण तो बतलाएं, किसके, प्रमाण और नय के, इन दोनों के भी हम पहले लक्षण कथन करेंगे। और जब लक्षण आपको बतलाएंगे तो अपने आप में ही क्या हो जाएगी, परीक्षा भी यथोचित समय पर हो ही जाएगी। उद्देशानुसारेण एव लक्षण कथन, जैसा कि उद्देश्य होता है उसी के अनुसार लक्षण का भी कथन जाता है। प्रारंभ में ही हम लोग देखकर आए हैं कि जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार लक्षण बनाए जाते हैं, और जैसा लक्षण किया जाता है उसी के अनुसार परीक्षा भी की जाती है। बिना उद्देश्य के लक्षण कथन नहीं होता और बिना लक्षण कथन के परीक्षा नहीं होती। यह बात हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। इसीलिए पूज्यवर आचार्य कहते हैं उद्देशानुसारेण एव लक्षण कथनम, जैसा उद्देश्य होगा वैसा ही लक्षणों का कथन किया जाएगा। इति न्यायात्, यह एक प्रकार का न्याय है, नीति है ना। उद्देश्य जैसे होंगे उसके अनुसार ही लक्षण बतलाए जाएंगे। अब जैसे स्वर्ण की परीक्षा करने के बारे में कथन किया जा रहा है, तो आपको रत्न पारखी या जौहरी की तरह रत्न की परीक्षा कैसे की जाती है इसके बारे में कथन नहीं किया जाएगा। आपको कोई सुना रहा है, कोई स्वर्णकार आपको सोने की परीक्षा किस तरीके से की जाती है यह समझा रहा है, तो वो रत्न की परीक्षा करने की रत्न पारखी की भांति आपको लक्षण और उद्देश्य नहीं समझाएगा। वो अपने विषय को अपने तरीके से परिभाषित करेगा। यह एक प्रकार का न्याय है, नीति है। गणित पढ़ाने वाले अध्यापक आपको गणित का ही ज्ञान देंगे। क्यों? क्योंकि उनका टॉपिक, उनका विषय, उनकी मास्टरी गणित संबंधित है।
वो थोड़ी ना इतिहास और भूगोल के प्रसंग लेकर के बैठ जाएंगे और गणित का पीरियड तो रह गया बाजू और आपको ऐतिहासिक कहीं और प्रदेश में ले जाए, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, उद्देश्य नको नको नको, कीड़े। तो उद्देश्य के अनुसार ही क्या होता है, लक्षणों का कथन होता है। इति न्यायात्, ऐसा न्याय होने से प्रधानत्वेन प्रथम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम अनुशिष्यते। अब जो प्रथम प्रमाण और नय, इन दोनों में उद्दिष्टभूत जो प्रमाण पहले था उसी का लक्षण यहाँ पर किया जाता है। अनुशिष्यते, अब उसका अनुसरण किया जाता है या उसके प्रमाण के लक्षण के बारे में कथन करना हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यह हो जाता है 7वां परिच्छेद यहाँ पर समाप्त। और एक तरह से जो श्री न्याय दीपिका जी की प्रारंभिक भूमिका थी, अभी तक हम लोग केवल भूमिका ही समझ रहे थे, अब ग्रंथ वास्तव में प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि पूज्यवर अभिनव धर्मभूषण यति जी के द्वारा संकल्पबद्ध था कि हम प्रमाण और नय का विवरण करेंगे। तो आचार्य भगवान अब यहाँ पर आकर के प्रमाण का प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक सब कुछ एक तरह की भूमिका थी इस ग्रंथ की, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम लोग यहाँ पर समझ के आ रहे हैं। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, यह तीनों तो बहुत जरूरी थे ही थे। किसी भी लक्षण को परखने के लिए जरूरी थे कौन सी 3 चीजें, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन दोषों को हम समझते, तो वो भी पहले बतला आए हैं हमको आचार्य भगवान। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो ये सब कुछ एक प्रारंभिक भूमिका मात्र थी। अब जाकर के हम लोग मूल विषय की ओर गमन करेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 परिच्छेदों तक भूमिका पूर्व हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग नोट कर लेना, बाद में आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमाण सामान्यस्य लक्षण कथनम। जो प्रमाण सामान्य है, अभी विशेष चर्चाएं बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। पहले तो क्या है, बालानाम सुलभ है कि नहीं, बालकों की बुद्धि को प्रवेश करने के लिए सुलभ हो, इस तरीके से हम ग्रंथ की रचना कर रहे हैं या संकल्प प्रारंभ में ही करके आ रहे हैं मंगलाचरण में। तो बहुत ज्यादा विशेष नहीं, सामान्य रूप से हम प्रमाण का यहाँ पर लक्षण कथन करेंगे। चल, अच्छा, अब ये भी किसी के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि हमारे सामने 2 ऐसे एक तरीके से तत्व है न्याय की भूमिका में कि जिसको कि आचार्य भगवान ने कहने का संकल्प लिया है, वे है प्रमाण और नय। तो इनमें अल्पाक्षरी कौन है? प्रमाण त्रिअक्षरात्मक है ना, और नय द्विअक्षरात्मक है। बिल्कुल, प्रमाण में 3 है, नय में 2 ही अक्षर है। तो यहाँ पर एक शंका ये हो सकती है कि जो अल्पाक्षरी हो उसको प्राधान्य देना चाहिए था और उसका पहले कथन करते तो ज्यादा बेटर था, और जो अधिक अक्षर वाला है उसको बाद में भी कथन कर सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया है। प्रमाण और नय में अल्पाक्षरी भले नय हो, तथापि प्रमाण अधिक पूजनीय है। क्यों? क्योंकि प्रमाण सर्वदेश को ग्रहण करता है, समग्र को ग्रहण करता है, वह ज्यादा विषय को एक साथ ग्रहण करने की वजह से प्रमाण में अधिक पूज्यता है। इसीलिए आप देखिएगा राजवार्तिककार जी पूज्यवर अकलंक देवाचार्य जी ने ऐसी शंकाएं वहां पर भी उपस्थित की है जहां तत्वा सूत्र महाशास्त्र जी का प्रसंग था, प्रमाण नयैर अधिगमः, वहां उपस्थित की। पूज्यवर पूज्यपादाचार्य जी ने भी सर्वार सिद्धि में यह शंका उपस्थित की है कि अल्पाक्षरत्वात्, अल्पाक्षरी होने से नय का पहले उल्लेख करना चाहिए था और प्रमाण को बाद में कथन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो इसका छोटा सा और संक्षिप्त जवाब दिया गया है कि ग्राह्य या जिसकी हमारे ऊपर अधिक उपकारिता वाली बुद्धि है वो प्रमाण की है, वह ज्यादा विषय वस्तु को ग्रहण करके अपने आप में
बहुत महत्वपूर्ण स्थिति तक हमें ले जाता है। इसलिए प्रमाण अधिक प्रामाणिक है और नय तो उसके एक देश अंगों को कथन करने की पद्धति को बढ़ाता है आगे। तो इसलिए नय का हम बाद में विवेचन करेंगे और हमें यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि इसी पद्धति का अवलंबन पूज्यवर आचार्य देव अभिनव धर्मभूषण जी करते हुए नजर आते हैं। तो प्रमाण सामान्य के बारे में हम प्रारंभ में चर्चा करेंगे और नयों का विवरण तीसरे अध्याय के अंतिम बिल्कुल बहुत संक्षेप में की गई है। वहां नए बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं लिया गया है, जैसा कि प्रमाण का वर्णन अत्यंत विस्तृत दिखाई देता है, फिर भी उतना भी नहीं, लेकिन फिर भी जितना कि हमें यहाँ इस ग्रंथ में दिखाई देता है उस मुकाबले तो नए का वर्णन बहुत कम है एक तरीके से। चल आज हम शुरू करते हैं पुनश्च एक बार। कहाँ पे है देखिएगा। अब यहाँ से मूल ग्रंथ शुरू हो रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और मैं फिर से दोहराऊं कि अब तक जिन लोगों को ये प्रकरण बहुत कठिन लग रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, ये तो बहुत कड़ा और रूखा विषय है, ऐसा किन्हीं को लग रहा होगा और वो लोग जुड़ने से बचने की कोशिश करते रहे हो, तो मैं अब निवेदन करूं कि यहाँ से आगे जो विषय है अब बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इतना संक्षिप्त है कि उसमें कोई ज्यादा कठिनाई वाली बातें नहीं है। आपको अब तक का विषय थोड़ा बहुत, जैसे अभी असाधारण धर्मवचन को समझते समय बहुत मशक्कत हुई, दिमाग की कसरत भी बहुत करनी पड़ी, परंतु अब जो वर्णन करेंगे वो बिल्कुल साधारण है और वैसे देखें तो बहुत सरल है। तो आप लोग कोशिश करिएगा समझने का, और यदि नहीं समझ में आता है तो हम लोग पुनः पुनः उस पर चर्चा करेंगे। वादे वादे जायते तत्वबोधः कहा जाता है कि जितना हम उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे उतना तत्व का विवेचन खुलता जाएगा, हमारे सामने विषय वस्तु पूर्ण रूपेण आकर के प्रकट हो जाएगी। चलिए, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, बोलिएगा आप लोग भी सभी। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रणामम नहीं प्रमाणम, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं आचार्य, तो देखिएगा कितनी संक्षिप्त परिभाषा बनाई। प्रमाण किससे कहते हैं? प्रमाण कोई अलग थलग चीज नहीं दी है, कोई बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है, बहुत बोझिल शब्द लाए हो, बहुत ही दुर्लभ या दुर्बोध, बिल्कुल ज्ञान की कक्षा से हमारे परे और बालकों के समझ से परे, ऐसी कोई परिभाषा नहीं। हम लोगों ने तो रत्नत्रय के संदर्भ में जितना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यकचारी शब्द सुने हुए, उन्हीं में से कहा गया है कि जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है। कितनी सरल परिभाषा है, कितनी सरल। प्रमाण के आचार्य परवर ने हमारे सामने प्रस्तुत, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण रूप है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। अब यहाँ सीधी सीधी सी बात है, दो चीजें हम लोग समझ लें। ज्ञानम प्रमाणम से तात्पर्य ज्ञान ही प्रमाण रूप है, अज्ञान कभी प्रमाण नहीं हो सकता। उस अज्ञान को हटाने के लिए ही, अज्ञान की अप्रमाणता बतलाने के लिए ही यहाँ एक शब्द जोड़ा गया है, सम्यक। क्या शब्द जोड़ा गया है? सम्यक। सम्यक शब्द है ये, संधि की वजह से ग हो चुका है। तो सम्यक जो ज्ञान है वह अपने आप में प्रमाण रूप है, अपने आप में वही प्रामाणिक है। ठीक है, बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा। तथापि अब पूज्यवर आचार्य भगवान इस परिभाषा का विश्लेषण करेंगे और उसमें ये जो दो पद हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रमाण तो हो गया लक्ष्य, और उसका लक्षण क्या बनाया? सम्यक ज्ञानम। तो यहां पर देखो, लक्ष्य कौन है और लक्षण कौन है? प्रमाणम लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि उसकी परिभाषा बना रहे हैं हम, है ना। और सम्यक ज्ञानम क्या है? यह उसका बतलाया गया लक्षण है। अब देखो थोड़ा सा, शब्द सामानाधिकरण्य हम लोग देख कर आए हैं, तो इसमें घटित होता है क्या? देखो,
होता है। क्यों? क्योंकि विभक्ति एक सी है। प्रमाणम में नपुंसक लिंगांत विभक्ति है, यहाँ पे भी सम्यक ज्ञानम में नपुंसक लिंगांत विभक्ति है। बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, सम्यक ज्ञान कहो तो भी प्रमाण रूप है, और जो प्रमाण है वह भी सम्यक ज्ञान रूप है। मतलब सम्यक ज्ञान का अर्थ कुछ अलग और प्रमाण का अर्थ कुछ अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अर्थ सम्यक ज्ञान का है वही अर्थ प्रमाण का है, और जो प्रमाण का है वही अर्थ सम्यक ज्ञान का है। इसलिए शब्द समानाधिकरण्य यहाँ पर बिल्कुल भी पाया जा रहा है। अच्छा, कितने लोगों को मैंने अभी जो बात की वो समझ में आई? शब्द सामानाधिकरण मैंने अभी अभी समझाया ना, आया कि नहीं कुछ समझ में? पढ़ के आए ना कल परसों की कक्षा में? हाँ हाँ, शब्द सामानाधिकरण्य में क्या होता है? जो दोनों शब्द होते हैं उनकी विभक्तियां, उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे ज्ञानी जीव, ज्ञानी कहो तो भी जीव अभिप्रेत है, और जीव कहो तब भी ज्ञानी अभिप्रेत है ही। घट कलश, घट कहोगे तो भी वही अर्थ है जो कलश का है, कलश कहोगे तो भी घट ही वाच्य है उसका। हाँ, शब्द समानाधिकरण है ना उसमें। हाँ, उपयोगो लक्षणम, उपयोगी जीव है या उपयोगवान जीव है, तो जीव कहो तो भी उपयोगवान अर्थ है, और उपयोगवान कहो तो भी उसका अर्थ जीव ही है। यह है शब्द समानाधिकरण्य। है थोड़ा थोड़ा याद कि भूल गए? याद है? चलो अच्छी बात है। थोड़ा रिवाइज कर लेना आप लोग, पुनरावृत्ति कर लेना, और यदि भूल गए हो तो परसों का वीडियो जो था यूट्यूब पर है ही, वहां से आप पुनः एक बार देख सकते हैं। किसके भेद थे ये शब्द सामानाधिकरण और अर्थ सामानाधिकरण? हाँ बिल्कुल, सामानाधिकरण्य के भेद थे। समान जिसका अधिकरण हो, तो दो भेद किए, अर्थ और शब्द। तो अर्थ में तो क्या होता है, एक ही वस्तु में पाए जाने वाले दो गुण धर्म, दो गुण, उन दोनों गुणों का अधिकरण एक ही होता है। जैसे रूप और रस का अधिकरण एक ही पुद्गल पदार्थ, जैसे ज्ञान और दर्शन एक ही जीव के आश्रय से रहते, जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दो गुण जरूर है लेकिन रहते एक ही पदार्थ के आश्रय से। तो जहां एक ही पदार्थ के दो गुणों की बात जहां होती है वहां अर्थ समानाधिकरण्य हुआ करता है, और जहां अधिकरण एक ही हो, केवल शब्द दो हो, शब्दों का अर्थ एक ही हो, वहां होता है शब्द समानाधिकरण्य। इसको हम लोग पिछले दिनों में पढ़कर आ रहे हैं, देखकर आ रहे हैं। तो ये परिभाषा यहाँ भी लागू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लक्ष्य होता है और जो लक्षण होता है, उन दोनों में शब्द सामानाधिकरण का होना बिल्कुल अनिवार्य हुआ करता है। इसलिए यहाँ पर भी देखो तो लक्ष्य और लक्षण में शब्द सामानाधिकरण बिल्कुल भी पाया जा रहा है। इसलिए यह परिभाषा किसी भी दोष से दूषित नहीं है। इसी का खुलासा कुछ और आगे आचार्य भगवान स्वयं करेंगे। अत्र प्रमाणम लक्ष्यम सम्यक ज्ञानत्वम तस्य लक्षणम। क्या बात है, कितना सरल बिल्कुल भाषा में लिखा है। देखो अत्र, यहाँ पर अस्मिन परिभाषायाम, इस परिभाषा में प्रमाणम लक्ष्यम, प्रमाण क्या है हमारा? प्रमाणम यह लक्ष्य, प्रमाणम लक्ष्यम, शेषम यद सम्यक ज्ञानम विद्यते, जो शेष बचा हुआ सम्यक ज्ञान है, तस्य लक्षणम, ये जो बाकी कुछ भी हमें सम्यक ज्ञान और शब्द दिखाई दे रहा है, ये उसी प्रमाण का लक्षण है। जैसे गोरिव सासनादिमत्वम अग्नेः औष्ण्यम, जैसे गो, गाय के बारे में यदि हम बात करें तो उसका लक्षण क्या होता है? सासनादिमत्व। सासन वगैरह क्या कहलाता है? गाय होती है ना, तो गाय के गले में लटकने वाले वो जो होता है ना, बहुत सारा लटकता है, देखो ऐसे, हाँ स्किन होती है वो एक लटकने वाली गाय के नीचे ऐसे, तो सासनादिमान उसको कहते हैं। तो उसी से गाय का पता चल जाता है। जैसे अग्नि के बारे में किससे पता चलेगा?
उष्णता जहां जहां भी होगी वहां अग्नि का कोई ना कोई रूप मौजूद जरूर होगा। उष्णता अग्नि का लक्षण है, ठीक है। हाँ, और अग्नि और उष्णता में कोई फर्क है क्या? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि शब्द समानाधिकरण सब जगह होता है, इसलिए। अत्र, यहाँ पर, अत्र कुत्र सम्यक ज्ञानम प्रमाणम अस्मिन् परिभाषायां, इस परिभाषा में सम्यक पदम संशय विपर्यय अनध्यवसाय निरासाय क्रियते। ये जो सम्यक पद यहाँ पर परिभाषा में दिया गया है, यह जो पद है वह पद संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय नाम के ये जो 3 मिथ्या ज्ञान है उनके निरासाय, निराकरण करने के लिए दिए गए हैं। क्यों? हेतु क्या है? इनको क्यों दूर करना है इनसे? तो आगे हेतु दिया गया है। हेतु के बिना तो कोई बात न्याय में की नहीं जाती है, इसलिए यहाँ हेतु दिया गया है अप्रमाणत्वात्। एक बात याद रखिएगा, आपको अगर संस्कृत की विभक्तियां पहचानने में आती हैं तो हेत्वर्थे पंचमी ये एक सूत्र है। हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक और भी सूत्र है हेतौ, वहां पे पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ये कहा गया है कि हेतु के अर्थ में तृतीय भी विभक्ति का प्रयोग कहीं कहीं हमें दृष्टिगोचर होता है। तो हमारे जहां तक जैन शास्त्रों में मैंने अब तक देखा है, हेतु के अर्थ में लगभग पंचमी विभक्ति का ही बारंबार प्रयोग हमें दिखाई दिया है। और अप्रमाणत्वात्, अप्रमाण होने से, यह भी पंचमी का रूप है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से यहाँ हेतु दे दिया। क्या हेतु दे दिया? सम्यक पद से हमने संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय का निराकरण क्यों किया? तो यह बतलाते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं क्योंकि वे प्रमाण न होकर के अप्रमाणत्वात्, अप्रमाण रूप है। और क्या है? अज्ञानानाम इति, एतेषाम ज्ञानानाम इति, सॉरी, प्रमाण, अप्रमाणत्वात्, अप्रमाण होने से, एतेषाम ज्ञानानाम इति, इन अज्ञान को कहो या ज्ञान को कहो, ये वास्तव में मिथ्या ज्ञान है, जानते ही हैं हम लोग इस बारे में। तो ये कोई पहली बार सुन रहे हो ऐसा तो नहीं होगा। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इनके बारे में काफी बार सुना होगा। नहीं सुना हो तो कल की कक्षा में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इन 3 को हम कल की कक्षा में समझेंगे। कौन से 3 चीजें? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये 3 चीजें हम कल की कक्षा में देखेंगे, ठीक है। चलिए, समय हो रहा है हमारा और एक 10 मिनट के लिए हम आपसे जुड़ते हैं। जिन भी महानुभावों को कोई विकल्प हो, निराकुलता ना हो या कोई अत्यावश्यक काम हो तो आप लोग जिनवाणी स्तुति करके यहाँ विराम दे सकते हैं अपने आज की स्वाध्याय की कक्षा को। और जो लोग कुछ शंका से युक्त है, जिज्ञासाएं कुछ हो इस संदर्भ में आज के किए गए प्रसंग को लेकर के, तो आप हैंड रेज का ऑप्शन करके आज की कक्षा में हम जुड़ सकते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। चलिए, ठीक है। शोभना जी शाह सबसे पहले हैंड रेज किया हुआ है। शोभना जी शाह, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। माझी शंका म्हणजे काय की आता आपल्या व्हॉट्सअपवर सगळे तुमचे प्रवचन आलेत असं तुम्ही सांगताय, पण माझ्या ह्याच्यावरती नाही, 7 तारखेचं आणि 9 तारखेच आलेलं आहे, बाकी कुठले पण आलेले नाहीत. तर मला माझे कालचे आणि परवा दिवशीचे म्हणजे क्लास बुडला माझा, मी येऊ शकले नाही काही अडचणीमुळे. नहीं, क्या है आप मैं बतला दूं शोभना शाह जी, सुनिएगा बता रहा हूँ। आप मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रुप को मैसेज ऊपर नीचे नहीं देखते कभी भी, क्योंकि वहां यदि आप ग्रुप में देखोगे तो रोज कोई एक दिन भी ऐसा मिस नहीं हुआ है कि ये सारे के सारे आलोक भैया जी ने आपको एक लिंक भेजी हुई, ब्लू लाइन की लिंक होती है यूट्यूब की, तो उस लिंक को टच करना होता है। हाँ, लिंक को टच करना होता है, वीडियो अपने आप ओपन हो जाता है, वीडियो चलने लग जाता है। तो शायद प्रारंभ, हाँ, व्हाट्सएप का प्रारंभिक थोड़ा सा आपको या लिंक के बारे में थोड़ा सा प्रारंभिक यह जानकारी मैं देना चाहूँ आपको कि रोज एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हैं। और ये सारी मेहनत आलोक भैया जी और विश्रुत भैया जी, हमारे एक और छोटे भैया है, आप दोनों ने इतना बखूबी ये काम किया है समय निकाल करके,
क्योंकि YouTube पर एक वीडियो अपलोड करने में घंटों लगते हैं, बहुत मेहनत का काम है, उसको अपलोड करना इतना साधारण नहीं है, तो आसान बात नहीं है। लेकिन दोनों भी भैया अत्यंत परिश्रमी हैं, हम उनके परिश्रम की बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने आपको ठीक ये है। वीडियोस उपलब्ध किए हैं, कराए मैं हैं, आप वहां देख सकते हैं। ग्रुप जरूर ऊपर नीचे करके देखा कीजिएगा। ठीक है, मैं ओके, शुक्रिया। देखती हूँ। मैंने आपको इसलिए चर्चित 3 जैन बार हमारे फोन साथ किया। जुड़े हुए हैं। चर्चित जी, सर, चर्चित जैन हमारे जय साथ जुड़े हुए हैं। जगन पंडित जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ बच्चे ज्योति का जी, एक जय का जी। नाम नहीं सकता। ठीक है ठीक है ठीक है। पंडित जी, शब्द समानाधिकरण क्या होता है? शब्द समानाधिकरण क्या होता है? जहाँ दो शब्दों का मतलब एक ही होता है उसे कहते हैं शब्द समानाधिकरण। कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, चलिए धन्यवाद। आगे नविता जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, जिनकी शंकाएं हो गई हैं, अपना माइक म्यूट करते चले। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र भैया जी। नविता जी। भैया जी, मेरे को हाँ जी, जय परीक्षा जिनेंद्र। परीक्षा के बारे में समझ में तो आया, पर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके मुख से सुनना चाह रही हूँ। प्रॉपर तो इतनी सी बात है कि देखो, युक्तियों से अलग अलग तरीके के हेतु होते हैं, युक्तियां होती हैं। युक्ति से तात्पर्य तर्क, एक तरह का, है ना। विभिन्न प्रकार के तर्क हमारे सामने आते हैं, या कसौटी पर कसकर देखने के लिए जो भी हमारे पास साधन है, वो सब साधन युक्तियों के अंतर्गत हम ले सकते हैं। सभी हेतु हो, लक्षण हो, और भी अन्य चीजें तमाम हो सकती हैं। तो ये जो भी हेतु, युक्ति या और भी अन्य साधन है हमारे पास, वो परस्पर विरोधी, मतलब ये चीज सही है तो इसके फेवर में कुछ होंगे, नहीं ये चीज गलत है इसके फेवर में कुछ होंगे। तो उन दोनों को परस्पर में जो भी विरुद्धता दिखाई देती है, सही है कहने वाले पक्ष को और गलत है कहने वाले पक्ष को जांच कर देखने का नाम ही परीक्षा है। ठीक तो है। भैया जी, परीक्षा और तर्कना शक्ति में तो कुछ फर्क हुआ ही नहीं। किसमें किसमें? जी भैया जी, पुनः एक बार दोहराइएगा, क्या बोला आपने? मैंने बोला परीक्षा और तर्कना शक्ति दोनों में तो फिर कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि तर्कना शक्ति भी यही कहती है कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। तो तर्क के द्वारा ही तो परीक्षा होती है। किसके द्वारा परीक्षा? तो विचारधारा लिखा है ना यहाँ पर। दोनों सेम है, तर्कना शक्ति कहो या परीक्षा कहो। नहीं, परीक्षा, तर्क अपने आप में संकुचित हो जाता है थोड़ा सा विषय, लेकिन परीक्षा के अंतर्गत इसका जो दायरा है, परीक्षा का दायरा जो है वो काफी बड़ा है। परीक्षा केवल तर्क से ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्रत्यक्ष से हो जाता है कभी कभी, तो कभी अनुभव से, स्वानुभव से हो जाती है परीक्षा, तो कभी कभी, है ना। पूज्यवर अमृत चंद्राचार्य जी ने समय सार जी की जो कलशों की रचना की है, बहुत सुंदर अद्भुत अमृत कलश है वो, तो जैसा नाम है वैसा ही बिल्कुल। तो उन कलशों में प्रारंभ के कलश बिल्कुल, वहां लिखा गया है कि जो भी परीक्षा होती है किसी भी तत्व की, किसी भी पदार्थ की, तो उसके लिए 4 बातें प्रामाणिक तौर पे वहां इस्तेमाल होती है। तो वहां कहा गया है, अब देखो जितना बनता है, याद आ रहे हो उतने गिनाता हूँ, बहुत समय हो गया वो कलश पड़े हुए वगैरह। तो उसमें ये कहा गया है कि पहले तो सबसे प्रमाण और नय के द्वारा, तर्क के द्वारा, एक तरीके से यूं समझ लीजिए। दूसरा वहां पर दिया गया है गुरुमुख से। जब हम कोई विषय वस्तु या कोई भी कथन गुरुमुख से सुनते हैं तो वो प्रामाणिक ही होता है, वहां परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल। तीसरा एक विषय दिया गया है जो प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न होता है, ठीक है। एक चौथी चीज मैं मिस कर रहा हूँ, शायद भूल रहा हूँ, विस्मरण में चली गई वो चीज मेरे। तो ये 4 चीजें उस कलश में आई हो सकती है कि जो ठीक भैया जी, जय जी। हाँ ठीक है। तो तर्क एक पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल करेंगे तो संकुचित है दायरा थोड़ा सा, लेकिन परीक्षा के अंतर्गत तो बहुत व्यापक दायरा आ जाता है इसमें। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, जय जी। चलिए संजय जी, माइक अनम्यूट कीजिएगा। नैन भैया जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, मतलब ये तत्वार्थ सद्दानम सम्यक दर्शनम।
तो अपन एक तरफ तो तत्व का श्रद्धान ही सब कुछ मान रहे हैं, और एक तरफ आप न्याय दीपिका के द्वारा अपने को ये बता रहे हो कि उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा की जाती है। जी जी तो ये तो अपने ईश्वर की वाणी है, तत्व का श्रद्धान। तो उस श्रद्धान को ही मानकर अपन इस पर निरंतर बढ़ते चले तो वो ठीक है, कि या ऐसे अपन परीक्षा करके आगे बढ़े, वो ठीक है? बहुत अच्छा सवाल आपने किए है संजय जी। मैं तो आपका अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत सटीक सवाल किया आपने। इस समय बिल्कुल समर्पित सवाल है आपका, विषय से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, श्रद्धान आंख मूंद करके करो, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। आंख मूंद के श्रद्धान करने वाले जीव बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, नहीं होते ऐसा बात नहीं, और उस वजह से उनका सम्यक दर्शन दूषित होता है वगैरह भी बात नहीं है। निर्दोष सम्यक तो हो सकता है, लेकिन सभी लोग आंख मूंद के ही विश्वास कर ले ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। कुछ क्या होता है, परीक्षा प्रधानी भी कुछ लोग होते हैं, कुछ विद्वान होते हैं, कुछ तत्वज्ञ होते हैं, तत्व का अनुचिंतन करने वाले होते हैं। अब जैसे हमारे महामुनि राज, परम तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, दिन रात बिल्कुल रत्नत्रय की आराधना में जब संलग्न होते हैं, तो तत्वों का चिंतन रात दिन करते हैं। तो क्या वहां उन तत्वों को कसौटी पर कसकर देखने के भाव नहीं आते होंगे? निश्चित आते होंगे। तो वो जो कसौटियों पर कस के देखना है ना, वो उनकी परीक्षा करना है कि ये तत्व जो बतलाया गया है यही सच है। इदम एव ईदृशम एव तत्वम न च अन्यत् न च अन्यथा। ये जो है ना, ये बिना परीक्षा के आप इतना दृढ़ता से नहीं कर पाओगे निर्धारण, है ना? हाँ, कुछ होते हैं अंजन चोर जैसे भी होते हैं, आणम ताणम कछु न जानम, ऐसे भी होते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं। तो दोनों तरह से आप सम्यक्त्व के अभिमुख हो सकते हैं, सम्यक्त्व में बाधा नहीं है। अच्छा अच्छा, बाधा नहीं है कहीं भी, लेकिन आप तत्वों को बिना परीक्षा के ही श्रद्धान करो, ऐसा तो कोई भी शास्त्र मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा आदेश देता हो। आपको परीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है, आप परीक्षा करने के लायक नहीं हो, आप परीक्षा कर नहीं सकते, ऐसा तो कोई शास्त्र किसी भी तत्ववेत्ता को इतना दुत्कारता नहीं है, ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता है। तो परीक्षा प्रधानी जो होते हैं वह जरूर तत्वों का अनुचिंतन करते हुए परीक्षा समय समय पर करते हैं, और परीक्षा से उल्टा तत्व और दृढ़ होता है। संजय जी, कहने का अर्थ यह है कि भगवान की वाणी है ये जी। तो भगवान की वाणी में क्या परीक्षा करनी, जब ईश्वर अपने को बता गए, गणधर देवों के द्वारा इसको निरूपित किया गया है। इसका व्याख्यान तो संजय जी बहुत लंबा चौड़ा खींच जाएगा। नहीं, इसका उत्तर यदि मैं दूं तो बहुत दिनों तक इस पर चर्चा चलेगी, बहुत दिनों तक चर्चा चले। इसलिए मैं अभी तो टालता हूं इस बात को, क्योंकि क्या होता है, काल का एक प्रवाह ऐसा हुआ करता है जिसमें जो मौलिक चीजें होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें प्रवेश कर जाती है जो कि वो मौलिक नहीं रहती। समझ नहीं पाए होंगे, मैं फिर से दोहरा देता हूं। काल के इस प्रवाह में जो भी चीजें मौलिक होती है, मूल जो होता है ना, उसके साथ बहुत कुछ जुड़ जाता है, और जो जुड़ जाता है वो सब कुछ हम जैसे श्रद्धानियों के द्वारा सबको ही बिल्कुल मौलिक मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी भी समय आने पर परीक्षा करने की आवश्यकता बहुत महसूस होती है, और हमारे विद्वानों ने इतना परिश्रम किया है आधुनिक युग में कि जो भी शास्त्र के नाम पर या किसी और नाम पर सब कुछ शास्त्र में मिला दिया जाता था, जिसको कि क्या कहते पता है, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, क्या शब्द है वो बीच में ही आ जाते, प्रक्षिप्त या प्रक्षेपक कहते हैं, शायद मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, शब्द सही हो मेरे, तो उसको क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त चीजें या प्रक्षेपित की हुई चीजें। मतलब जैसे मान लो कोई 100 गाथाओं वाली कोई बुक है या कोई ग्रंथ है, तो उसमें किसी ने 2 गाथाएं और जोड़ दी, किसी ने 4 जोड़ दी, किसी ने जोड़ते जोड़ते 10-20 और जुड़ गई, तो 100 गाथाएं मूल थी। लेकिन आज हमारे सामने जो ग्रंथ है उसमें कहो 134 गाथाएं दिखाई दे रही हो, 117 गाथाएं दिखाई दे रही हो,
तो ये 17 कहाँ से आई फिर? तो ये बाद में जोड़ दी जाती है। उनकी परीक्षा समय समय पर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ही शास्त्रों के अन्य भी आप लगा लीजिएगा, उनमें बहुत कुछ काल के प्रवाह में ऐसी चीजें समा गई होती है जिनका शुद्धिकरण करना, संशोधन करना बहुत आवश्यक होता है। और मैं एक दो नाम गिनाऊं आपको, श्रद्धेय स्वर्गीय जुगल किशोर जी मुख्तार साहब, नाथुराम जी प्रेमी हो, चाहे महेंद्र कुमार जी डॉक्टर न्यायाचार्य हो, चाहे दरबार लाल जी कोटिया जी हो, चाहे पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी हो, और भी बहुत तमाम बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हैं जिन्होंने इसकी परीक्षा की है। और परीक्षाएं समय समय पर होती जरूर रही। पूज्यवर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी के सामने भी एक प्रसंग उपस्थित हुआ था धवला जी को लेकर के। उस समय भी काफी हुआ और लगातार उस पर कई दिनों तक वाचना हुई, स्वाध्याय हुए, उसके ऊपर तत्व विमर्श हुआ और तब जाकर कोई निर्णय हो पाया था, ऐसा हमने सुना है। या महाराष्ट्र में ही पलटन में ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सब कुछ बातें हैं, इसलिए समय समय पर परीक्षा करने की जरूरत जरूर होती है। संजय जी, थोड़ा संकेत दे रहा हूँ केवल, मैंने अभी अभी कहा था इस पर यदि चर्चाएं करूँ तो बहुत दिनों तक लंबी चर्चाएं चल जाएगी। ठीक है भैया, जय जिनेंद्र। समझ गए क्या मेरा अभिप्राय क्या था? हाँ हाँ हाँ, समझ गए। बहुत बढ़िया, चलिए, समझदारों को इशारा काफी होता है, ऐसा भी कहते हैं। मंजू जी जैन, जय जिनेंद्र। अरे जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी, जय शब्दों जिनेंद्र। शब्दों और पदों का वाच्यार्थ एक होता है तो शब्द समानाधिकरण बनता है। तो मैंने बनाया, लक्ष्य बनाया मैंने फल, इसका लक्षण है बीज। हाँ, तो इनमें बीज जिसमें शब्द का, इसमें शब्द समानाधिकरण बैठता है। बीज और फल माने लक्ष्य बनाया फल, उसका लक्षण बीज हुआ। तो मतलब मेरे कहने का मतलब फल होता है, बीज से फल। तो क्या ये शब्द तो समानाधिकरण बैठता है? इसमें बीज और फल में तो फर्क तो है बहुत सारा। बीज तो एक होता है, फल तो बहुत सारे लग जाते हैं। अच्छा। बीज तो बिल्कुल रूखा सूखा कठिन होता है, फल तो मीठे मीठे हो जाते हैं। बहुत सारी बातें कह सकेंगे इसमें तो फल का लक्षण बीज मत बनाइएगा। फल का मीठे है, रसीले है ना, ऐसा लक्षण बनाइएगा। या जिसमें बिल्कुल स्पर्श रस गंध वर्ण की तरफ से चलिएगा तो आपको फल के तो बहुत सारे लक्षण बन जाएंगे, है ना। रसवान फल बनाइएगा, फलम बनाएगा। एक्चुअली फल शब्द नपुंसक लिंगान चलता है तो फलम बनेगा, है ना। हाँ, रसवान या रस युक्तम ऐसा बनेगा। ओके जी भैया जी, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। शकुंतला जी बशेट्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसी जी। जय जिनेंद्र भैया, अभी मुझको समझ में आया शब्द सामान्य अधिकरण। तो अर्थ सामान्य अधिकरण को आपने बोला कि एक पदार्थ में दो गुण होते हैं, वो थोड़ा सा एक उदाहरण दीजिए। जैसे बताया ना अभी, उद्गल के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण गुण होते हैं, जीव में ज्ञान दर्शन है। तो ये ज्ञान और दर्शन गुण दो है, लेकिन इनका आश्रय एक ही पदार्थ है। स्पर्श रस गंध वर्ण चार चीजें हैं। हाँ, अधिकरण एक होता है। जब भी दो गुण एक ही पदार्थ में पाए जाते हैं तो उसको आर्थ सामान्य अधिकरण बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, जय जिनेंद्र। शैल नाम से कोई महानुभाव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शैल। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। ये जो आना, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही बहन जी। हाँ, मैंने म्यूट तो खोल दिया है, लेकिन है ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसमें 8वें में आप ने पढ़ी 3 लाइन। तो ये लास्ट वाला जो 2 शब्द है ना, है प्रमाणत्वादेशेषां ज्ञानानामिति। इसको आप थोड़ा सा समझा दी। हाँ, अप्रमाणत्वात् मतलब प्रमाणभूत न होने से, प्रामाणिक न होने से, एतेषां ज्ञानानाम, इन ज्ञानों के। कौन से ज्ञान? संशय रूप ज्ञान, विपर्य रूप ज्ञान, अनध्यवसायात्मक जो ज्ञान है ना, ये तीनों भी ज्ञान अप्रमाण रूप होते हैं, अप्रामाणिक होते हैं, मिथ्या होते हैं। इसलिए इनको सम्यक पद से, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम के परिभाषा से हटा दिया गया है। ये मतलब। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। माधुरी जी पाटिल। हाँ,
जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, आवाज आ रही है भैया जी? साफ साफ बिल्कुल आ रही है। हाँ, वो जो सा खलवे यम इसका संधि विच्छेद मैं समझ नहीं पाई, फिर से दोहरा दीजिए कृपया। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। संधि देखनी हो तो नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सा खलु एवं चेत एवं स्यात्। आगे और बनेगा एवं चेत एवं न स्यात् इति एवं प्रवर्तते। फिर से दोहराता हूं, देखिएगा। सा का सा परीक्षा, सा शब्द आया परीक्षा की, वह परीक्षा खलु निश्चित रूप से, एवं चेत एवं स्यात्, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। एवं चेत एवं स्यात्, एवं चेत एवं न स्यात्, यदि ऐसा ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हुआ करती है। जय जिनेन्द्र भैया जी। ठीक है, चलिए सबके शंकाओं के जवाब अभी हो चुके हैं और कोई हैंड रेज अलग नहीं दिखाई दे रहे, समय भी हो रहा है। आज यहाँ पर हम लोग पुनः एक बार रुक जाते हैं और कल की कक्षा में हम लोग संशय, विपर्य, अनध्यवसाय की तीनों की नई परिभाषाएं आ रही है, वो परिभाषाएं उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे और विषय वस्तु आगे बढ़ती जाएगी। प्रमाण को लेकर के नए नए संदर्भ अब आते जाएंगे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए रुक जाते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। द्वादशांग जनवाणी माता की जय, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य मुनिवर के चरणों में पुनः एक बार मैं नमोस्तु निवेदित करता हूं और आज की क्लास को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए रुक जाते हैं, कल पुनः मिलेंगे, तब तक सभी को जय जिनेन्द्र।